नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं स्ट्रेंथ आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हमें कल की परिस्थितियां याद होगी कि कल हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ संधियां की और उन संधियों के दुष्परिणाम जब निकलकर सामने आने लगे तब राजाओं ने, राज्य की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना शुरू किया। अब 1857 की जो क्रांति आज हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अब इस टॉपिक में हमें यह समझना है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रांति जो ये हुई, वास्तविकता में इस क्रांति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले तो होगा कि इस क्रांति के लिए जो कारण उत्तरदायी थे उन कारणों के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन से सामाजिक कारण थे, कौन से आर्थिक कारण थे, कौन से राजनीतिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण भी थे, कुछ सांस्कृतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। और सबसे अंत में देखेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत जो बताया जाता है कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से ये क्रांति शुरू हुई और एक सैनिक विद्रोह के रूप में इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे क्रांति की पृष्ठभूमि, यानी कि उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर था, गवर्नर जनरल भारत में कौन था, इंग्लैंड में महारानी कौन थी। ये सारी चीजें हम इस पृष्ठभूमि वाले पोर्शन में देखने वाले हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण घटनाएं जो सैनिक छावनियों के अंदर, जैसे नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, एरिनपुरा में, कोटा में, भरतपुर में, धौलपुर में, टोंक में, जो जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई छावनियों के अंदर, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आगे मैं बात करूंगा कि ये जो क्रांति थी, इस क्रांति में शासकों की भूमिका क्या रही। क्रांति में शासकों की भूमिका, क्योंकि इस क्रांति की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि यहां के राजाओं ने जनता का साथ नहीं दिया, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। और खुद गवर्नर जनरल कैनिंग उस समय कहता है कि उस समय अगर यहाँ के जो राजा थे वो भी जनता के या विद्रोहियों के साथ हो जाते तो हमें हाथ में चप्पलें लेके यहां से भागनी पड़ती। तो शासकों की क्या भूमिका रही, जयपुर वाले शासक की क्या भूमिका रही, मेवाड़ वाले की क्या भूमिका रही, इनके बारे में हम अलग अलग से देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस क्रांति में जो महत्वपूर्ण योगदान करता है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, तात्या टोपे का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डोंगजी जवाहर जी का नाम सुना होगा। इन लोगों के बारे में हम यहां पर देखेंगे कि तात्या टोपे की क्या भूमिका रही इस क्रांति में, डोंगजी जवाहर जी की क्या भूमिका रही, कौन थे, किस सैनिक छावनी से बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें देखेंगे। और जो कुछ तथ्य बाद में हमारे पास बच जाएंगे उन्हें हम अलग से देखेंगे अन्य में, अदर फैक्ट्स के अंदर। और भी कई सारे क्रांतिकारी थे, कई सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारा साहित्य लिखा गया, राष्ट्रवादी कवियों का योगदान रहा जन जागृति में। ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति के अंदर हमें कारण देखने हैं, पृष्ठभूमि देखनी है, घटनाएं देखनी है, शासकों का योगदान, शासकों की भूमिका देखनी है, तात्या टोपे, डोंगजी जवाहर जी जैसे क्रांतिकारियों का योगदान देखना है और अदर फैक्ट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि साहब ये 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। आप सभी को पता है कि इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। और आप सभी विद्वान लोग ये जानते हैं कि एक समय था
जब पहले ब्राउन बेस राइफल का यूज किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद पहली बार न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और उस एनफील्ड राइफल में बारूद डालने के लिए जिस कोट का प्रयोग किया जाता था वो कोट चर्बी युक्त बना हुआ था। उसको चिपकाने के लिए उस पर ग्लू के रूप में चर्बी का प्रयोग किया गया था, और वो चर्बी जो है वो अपने दांतों से काटनी पड़ती थी। अब सेना में मुस्लिम भी थे और सेना में हिंदू भी थे। अफवाह ये फैली कि ये जो कोट बना हुआ है, ये जो ग्लू का काम कर रहा है कोट, ये गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बना है। सुअर इस्लाम में हराम है और गाय हिंदुओं के लिए माता के बराबर है, तो उसकी चर्बी तो मुंह में ले नहीं सकते। इस वजह से बताया जाता है कि यह सैनिक विद्रोह के रूप में इस क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन आप ये सोचिए कि महज एक घटना, चर्बी युक्त कारतूसों की घटना, उन चर्बी वाले कारतूसों में क्या इतना दम था कि अंग्रेजों की जड़ें हिला दी? तो फिर हमारे सामने प्रश्न आएगा कि नहीं, वो तो केवल और केवल तात्कालिक कारण था। तो फिर वास्तविक कारण क्या थे? अब वास्तविक कारण यहां कोई एक कारण नहीं है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले देखना, समझना बात को, 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनती है और यहां पर व्यापार करने आती है। कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते देखते व्यापार करते करते जब इन्हें भारत की कुछ कमियां पता चलती है तो इन्होंने सोचा कि अब व्यापार तो करो बंद। अब यहां पर हम एक शासक के रूप में भूमिका निभाते हैं, यहां की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उस समय भारत में जो सबसे समृद्ध केंद्र था बंगाल, अंग्रेजों ने बंगाल को चुना। अब बंगाल पर अधिकार करना है, सबसे पहले बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। बंगाल पर अधिकार करने के लिए वहां के जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, उनके साथ 1757 में एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ये प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला पराजित हुआ। रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेजों की तरफ से, वो जीत प्राप्त करता है। 1757 में प्लासी की जो विजय हुई, इस विजय से बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल के दीवानी और फौजदारी जो अधिकार थे वो सारे के सारे अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। कुल मिला के अगर हम देखें तो अंग्रेजों की जो नींव थी वो प्लासी के युद्ध से रखी गई। 1757 में प्लासी की विजय के बाद अगले 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो भी किया उन सब का परिणाम एक गुस्से के रूप में निकला, और वो गुस्सा निकल कर आया आपके फिक्स 100 साल के बाद। और 100 साल के बाद एक बड़ा हंगामा होता है, उसे कहते हैं हम 1857 की क्रांति। अब इन 100 सालों में कितने कारण ऐसे रहे होंगे, इन 100 सालों में ऐसे कितने कारण रहे होंगे जिसकी वजह से देश की जनता को हथियार उठाने पड़े, सैनिकों को हथियार उठाना पड़ा, जनता को हथियार उठाना पड़ा, किसानों को, महिलाओं को, यहाँ के सामंतों को हथियार उठाना पड़ा, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये लोग लामबंद हुए। तो 1857 की क्रांति में जो चर्बी युक्त कारतूसों का योगदान रहा वो महज तात्कालिक कारण था। लेकिन यहां पर इन 100 सालों में अंग्रेजों ने जो भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो भी यहां पर किया, गड़बड़ झाला, उन सब का परिणाम था आपका 1857 की क्रांति। तो एक एक करके हम कारण देख लेते हैं कि साहब 1857 की क्रांति के अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आर्थिक कारण क्या क्या थे। सबसे पहले हम देखें आर्थिक कारण। चूंकि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, इसलिए इन्होंने भारत में नई नई आर्थिक नीतियां यहां पर लगाई, नई भू राजस्व नीतियां या नई भू राजस्व व्यवस्था। जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, और इन सभी के माध्यम से भारतीय किसानों की कमर तोड़ने का काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा टैक्स बढ़ा हुआ था। इसके अलावा भारतीय जो कृषि थी, इस कृषि का व्यापारीकरण कर दिया गया था, या भारतीय किसानों को
जबरदस्ती नील की खेती, कपास की खेती करवाई जाती थी और यह कहा जाता था कि खाद्यान्न वाद्यान्न उगाने की जरूरत नहीं है, आप तो व्यवसायिक कृषि करो, व्यापारिक फसलें उगाओ। इसलिए भारतीय कृषक जो थे वो भूखे मर गए थे और कृषकों की हालत खराब हो गई थी। तो कृषि का व्यापारीकरण कर दिया गया, भारतीयों के ऊपर कई प्रकार के नए टैक्स लगाए गए, भू राजस्व नीतियां नई नई लाई गई। इसके अलावा भारतीयों के जो उद्योग धंधे थे वो उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। भारत के उद्योग धंधों का पतन, उद्योग धंधों का पतन, ये यहां पर कुछ आर्थिक कारण हम ये देख सकते हैं। आप इसे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से कि आर्थिक कारण, नए नए प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई, टैक्स बढ़ाया गया, कृषि का व्यापारीकरण कर दिया गया, भारत के उद्योग धंधों का पतन हो गया। इसके अलावा भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। तो 1857 की क्रांति के अगर हम कारण देखें तो उनमें कारणों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं और उनमें से एक कारण हमने देखा कि आर्थिक कारण कौन कौन से थे। तो आर्थिक कारण, ये 5 कारण मैंने आपको बताया, और भी कई सारे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए साहब, धार्मिक कारण क्या क्या थे, तो आप सभी को पता है धार्मिक कारणों में अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में अंग्रेजों के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन, बड़ी संख्या में भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। और धर्म परिवर्तन को हम एक शब्द यूज ले सकते हैं कि भारतीयों का यहां पर ईसाईकरण करने का प्रयास किया गया, भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। तो ये ईसाईकरण एक धार्मिक कारण के रूप में हम यहां पर देख सकते हैं। और अगर कारणों की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कुछ सैनिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ सैनिक कारण भी हो सकते हैं। सैनिक कारणों में हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कि भारतीय सैनिक जो थे वो भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिलता था और जो अंग्रेज सैनिक थे उन अंग्रेज सैनिकों को वेतन ज्यादा दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों को नियुक्त नहीं किया जाता था। भारतीय सैनिकों को कितना ही योग्य व्यक्ति हो, कितना क्षमतावान व्यक्ति हो, कितना कैपेबल हो, वो केवल और केवल एक सिपाही की भूमिका निभाता था, जबकि उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी केवल और केवल अंग्रेजों की। इसलिए सैनिकों के अंदर रोष था, एक तो तुम वेतन नहीं दे रहे, दूसरा हमें उच्च पदों पर नहीं रख रहे। तीसरी अगर बात करें तो धार्मिक प्रतीक जो थे, क्योंकि आप सभी को पता है सेना में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, इन धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा था। हिंदू सैनिकों को मना कर दिया कि आप तिलक नहीं लगा सकते, मुस्लिम सैनिकों को मना कर दिया अंग्रेजों ने कि आप टोपी नहीं पहन सकते, क्योंकि उनका एक उद्देश्य यह भी तो था कि जैसे तैसे करके इनका ईसाईकरण करना है। इसके अलावा समुद्र पार की यात्राएं, समुद्र यात्रा ये करवाई जाती थी। देखो, प्रशिक्षण के नाम पे या किसी युद्ध के नाम पे इन्हें इंग्लैंड वगैरह या कई ध्रुवीय देशों में ले जाया जाता था। और आप सभी को पता है कि भारतीय जो धर्मशास्त्र हैं उन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भारतीय 7 समुद्र पार की यात्रा करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन यह है कि भारत की जलवायु है गर्म। अब आप अगर इंग्लैंड या कई ठंडे प्रदेशों में जाओगे तो वहां जिंदा रहने के लिए आपको शराब भी पीनी पड़ेगी, वहां पर मांस का उपभोग भी करना पड़ेगा, और ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भारतीय जो सैनिक थे उनको जबरदस्ती प्रशिक्षण के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर भारत से बाहर ले जाया जाता था। तो एक तो वेतन कम मिलता था, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध था, इसके अलावा समुद्री यात्राएं भारतीयों से करवाई जाती थी। तो कई सारे कारण हमारे सामने आते हैं, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, और भी कई सारे, जैसे कि एक और मैं आपको बताऊं सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे सामने एक चीज निकल कर आती है, भारत की जो प्रथाएं थी, जैसे आपने नाम सुना होगा सती प्रथा, आपने नाम सुना होगा बाल विवाह। जब अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार करने का प्रयास किया, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे अंग्रेज गलत थे और ऐसा भी नहीं है कि उस समय भारत के सभी भारतीय लोग सही थे। सती प्रथा, जहां तक मेरा मानना है, किसी भी तरीके से यह सही नहीं था, लेकिन भारतीयों की गहरी आस्थाएं थी, भारतीयों की परंपराएं थी, भारतीयों की मान्यताएं थी।
जब आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जब विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में धारा 17 के तहत जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया तो भारतीयों ने उसका खूब विरोध किया। हालांकि सती प्रथा ठीक नहीं थी, लेकिन भारतीयों ने तो अंग्रेजों के प्रति एक ये फिनोमिना बना रखा था ना। चले अंग्रेज कौन होते हैं हमारे धार्मिक मान्यताओं के अंदर हस्तक्षेप करने वाले? हमारा समाज रहा काफी वर्षों से सती प्रथा वगैरह ऐसी कई प्रथाएं हमारे समाज में चली आ रही है। हमारी मान्यताएं, अपनी मान्यताएं, ये बाई चॉइस है। तो भारतीयों ने इन अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये कई सारे सामाजिक कारण भी इसके हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते अपने तात्कालिक कारण की ओर कि इसका तात्कालिक कारण क्या रहा, कि इतने सालों से तो सहन करते आ रहे थे, ऐसी कौन सी घटना थी जिसको आप सहन नहीं कर पाए और आपने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी एक क्रांति कर दी। तो उसके तात्कालिक कारणों में हमारे सामने निकल कर आता है साहब, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। मैंने आपको बताया कि पहले जो राइफल यूज ली जाती थी वो थी आपकी ब्राउन बेस राइफल, और अब जो क्रीमिया युद्ध के बाद नई राइफल यूज ली जाने लगी, नई बंदूक यूज ली जाने लगी, वो थी आपकी न्यू एनफील्ड राइफल। सारा का सारा लोचा इसी में था। इस न्यू एनफील्ड राइफल की जो बारूद की वो थी, उसमें कोट लगा होता था, वो चर्बी युक्त होता था, इसलिए सैनिकों ने मना कर दिया। ऐसी एक घटना, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से संबंधित एक घटना घटित हुई 29 मई 1857 को। मामला था बंगाल का, और बंगाल में जो सैनिक छावनी थी वो थी आपके बैरकपुर छावनी। और इस बैरकपुर छावनी में एक रेजिमेंट थी, एक सेना थी, एक टुकड़ी थी, 34वीं रेजिमेंट। इस 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था, और सिपाही का नाम था साथियों मंगल पांडे। सिपाही का नाम था मंगल पांडे। जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को बाध्य किया गया कि आप इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग कीजिए, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया। जब बहुत ज्यादा फोर्स किया गया मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे ने कहा कि लाओ ठीक है मैं प्रयोग करता हूं। और एक बार मंगल पांडे ने इसका प्रयोग किया, और प्रयोग करने के साथ जो बंदूक जब लोड की तो उसने अपने ही उन अधिकारियों को मार दिया जिन्होंने इस मंगल पांडे को फोर्स किया था। सार्जेंट बाग और मेजर हडसन, दोनों की हत्या मंगल पांडे के द्वारा कर दी गई। इसीलिए मंगल पांडे को जो है आपके फांसी की सजा सुनाई जाती है। दिन था 8 अप्रैल 1857 का। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। यह मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 को। अब जब मंगल पांडे को फांसी हुई और मंगल पांडे की फांसी की खबर पूरे भारत में जब फैली आग की तरह, तो एक एक करके राज्यों में, रियासतों में, सैनिक छावनियों में सैनिकों ने, जनता ने, किसानों ने, महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ यह क्रांति शुरू कर दी। भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले, देखो समझना बात को, बैरकपुर छावनी में ये जो घटना घटित हुई, ये आपकी बैरकपुर छावनी यहां पर बंगाल में, और यहां पर 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब उस समय कोई व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या संचार कैसे इतने सुदृढ़ माध्यम तो थे नहीं, इसलिए यहां से यह सूचना मध्य भारत तक आते आते 1 महीना लग गया, और यहां पर यह सूचना पहुंचती है 10 मई 1857 को। यहां उत्तर प्रदेश में एक सैनिक छावनी थी, वो थी मेरठ सैनिक छावनी। इस मेरठ सैनिक छावनी के सैनिकों को जब पता चला तो इन्होंने क्रांति यहां पर शुरू कर दी, और यह क्रांति हुई आपके 10 मई 1857 को। यानी कि चर्बी युक्त कारतूसों की जो घटना थी, वो घटना तो घटित हुई बैरकपुर में,
जब मंगल पांडे को फांसी हुई तो एक भारतीय क्रांतिकारी को, भारतीय सिपाही को फांसी देना इन बाकी सैनिकों को पसंद नहीं आया। और जब यह सूचना भारत में पहुंची और स्थानों पर, तो यहां पर जो आपकी ये मेरठ सैनिक छावनी है, इस मेरठ सैनिक छावनी के जो सैनिक थे, इन्होंने यहां पर 10 मई को लठ बजा दिए। जबकि पूरे सैनिकों ने भारत में एक रणनीति बना रखी थी क्रांतिकारियों ने कि एक साथ 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की जाएगी। तो क्रांति की निश्चित तिथि तो तय कर रखी थी इन्होंने 31 मई, लेकिन मेरठ वालों से रहा नहीं गया और मेरठ वालों ने कुछ दिनों पहले ही लठ चला दी। 10 मई को जब यहां पर यह मेरठ में क्रांति हुई, अब आप सभी को पता है, जैसा कि सामने है, आपको पता है कि साहब 3 महीने बाद हमारा आरएस का एग्जाम है, लेकिन एकदम से निश्चित तिथि तो 3 महीने बाद की है, एकदम से खबर आई कि आपका परसों के दिन ही एग्जाम है, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप सभी फेल हो जाओगे। इसीलिए डेट तो इधर 31 मई दे रखी है, तो पूरे भारत में तैयारियां उस हिसाब से चल रही थी, लेकिन समय से पहले यह क्रांति शुरू हो गई और 10 मई 1857 को क्रांति अपने समय से पहले शुरू हुई, जो यथोचित समय था, जो निश्चित तिथि थी उससे पहले शुरू हुई। इसीलिए आपकी यह क्रांति असफल मानी जाती है। इसकी असफलता के कई सारे कारण थे, कारणों पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें मोटी मोटी ये जानकारी होनी चाहिए कि इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। और चर्बी युक्त कारतूसों से संबंधित जो घटना घटित हुई वो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा घटित हुई। 8 अप्रैल को इसको फांसी दी गई। 10 मई को मेरठ के अंदर भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। अब भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई है 10 मई 1857 को। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है वो हम आगे देखेंगे। तो हमारे जो एक कारण थे, इन कारणों के बारे में हमने चर्चा की है कि कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण भी थे, और लास्ट में हमने देखा कि इसके तात्कालिक कारण क्या थे, तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। आगे हम देखते हैं कि साहब पृष्ठभूमि हम देखते हैं एक बार, और पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि उस समय जब ये 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? उस समय इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा इस क्रांति की जो तिथि निश्चित की गई थी वो निश्चित तिथि क्या थी? इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? इस क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? भारत में कहां पे शुरुआत हुई सबसे पहले? राजस्थान में कहां पर हुई? ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो साहब उस समय अगर बात करें कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देन हमारा आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। महारानी कौन थी? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी सर विक्टोरिया, और बाकायदा इस क्रांति के बाद विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भी जारी किया था। प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था लॉर्ड पार्मस्टर्न। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? देन हमारे सामने नाम होगा सर पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, आप सभी के लिए यह सवाल है कि राजस्थान में एजीजी का पद कब सर्जित किया गया, क्यों सर्जित किया गया, और राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? यह आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें आप। निश्चित तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि क्रांति की निश्चित तिथि यहां पर डिसाइड की गई थी 31 मई 1857, और प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए थे रोटी और कमल का फूल। शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत भारत में तो सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई और राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई? तो मैंने आपको बताया कि भारत में इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है सर मेरठ छावनी से, और ये शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 को।
राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है सर नसीराबाद से, नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी वहां से, और ये होती है आपके 28 मई 1857 को, जबकि तारीख निश्चित की गई थी 31 मई। तो अपने समय से पूर्व, निश्चित समय से पूर्व ये क्रांति शुरू हुई, इसलिए ये एक असफल क्रांति मानी गई। इसके बाद हम देखें, देखो एक बार, भारत का गवर्नर जनरल केनिंग था, महारानी विक्टोरिया थी, प्रधानमंत्री पामस्टन था, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था, निश्चित तिथि 31 मई थी, प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था, और शुरुआत इसकी भारत में तो मेरठ छावनी से हुई थी और राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी। इसके बाद आगे अगर अपन देखें तो उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? राजस्थान में सैनिक छावनियां, तो आंसर होगा हमारा कि साहब उस समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, और इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक मौजूद थे। इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक मौजूद थे। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी? तो हम आंसर होगा कि साहब नंबर 1 पर तो आती थी हमारी नसीराबाद सैनिक छावनी, नसीराबाद सैनिक छावनी। और ये नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में, आप सभी को पता है। अब नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी, इसकी अगर हम बात करें तो नसीराबाद में 2 चीजें हम देखते हैं। एक तो क्रांति के समय सबसे पावरफुल रेजिमेंट अगर कहीं पर थी, सबसे शक्तिशाली छावनी, सबसे मजबूत छावनी, सबसे सुरक्षित छावनी अगर कोई मानी जाती है तो वो थी आपकी नसीराबाद छावनी। और राजस्थान में इस क्रांति का श्री गणेश कहां से हुआ, इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? देन आंसर भी हमारा होगा नसीराबाद सैनिक छावनी से। दूसरी सैनिक छावनी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी सैनिक छावनी थी आपकी देवली। और देवली कहां पर है? देवली पड़ता है आपका टोंक में। इसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है अपना नीमच सैनिक छावनी। और नीमच जो है वर्तमान में तो एमपी में है, एमपी का एक जिला है नीमच, लेकिन उस समय मेवाड़ के अधीन ये सैनिक छावनी आती थी। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं नाम लिखूंगा एरिनपुरा सैनिक छावनी, और ये एरिनपुरा पड़ता है आपका पाली में। और आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि 1835 में एरिनपुरा के अंदर एक नई सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी, वो थी आपकी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन, ये जोधपुर लीजियन कहां पर थी सेना? तो वो एरिनपुरा में थी। आगे अगर मैं बात करूं तो एक सैनिक छावनी थी आपकी ब्यावर, और एक सैनिक छावनी थी आपकी खेरवाड़ा में। ब्यावर कहां पर है? ब्यावर अजमेर में है। खेरवाड़ा कहां पर है? खेरवाड़ा उदयपुर में। और आप सभी को साथ ही साथ यह भी पता होगा कि ब्यावर के अंदर जो सैनिक छावनी थी वो थी आपकी मेरवाड़ा बटालियन, जो 1822 में स्थापित हुई थी। इसके अलावा खेरवाड़ा में कौन सी सैनिक छावनी का मुख्यालय था? तो आप सभी को पता है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर था? तो वो खेरवाड़ा में था। अब यहां पर सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी तो थी नसीराबाद सैनिक छावनी। जोधपुर लीजियन सेना कहां पर थी? एरिनपुरा में थी। मेरवाड़ा बटालियन या मेर बटालियन कहां पर थी? ब्यावर में थी। और मेवाड़ भील कोर की जो टुकड़ी थी वो कहां पर थी? वो खेरवाड़ा में थी। अब इन सैनिक छावनियों में एक चीज अपन को याद रखनी है कि आपकी इन 6 सैनिक छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ही सैनिक छावनियों ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, इस क्रांति में भाग नहीं लिया। कौन कौन से सैनिक छावनी ने नहीं लिया? एक तो ब्यावर ने और एक खेरवाड़ा ने। ये दोनों ही जो है वो अंग्रेजों के समर्थक थे, और दोनों ही सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने इस विद्रोह में, इस क्रांति में कोई भी हिस्सा नहीं लिया। याद रखना है, सबसे मजबूत सैनिक छावनी नसीराबाद, क्रांति की श्री गणेश क्रांति की शुरुआत नसीराबाद, ब्यावर और खेरवाड़ा ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया है। इसके बाद अगर अपन पृष्ठभूमि में आगे देखते हैं तो उस समय एक तरफ देखते हैं राजस्थान में
जो रियासतें थी, उन रियासतों में कौन सी रियासत में कौन सा तो शासक था, राजा कौन था, और कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बार बार प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें जयपुर रियासत, जयपुर रियासत में जो शासक था उनका नाम था राम सिंह जी, सवाई राम सिंह जी, और जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर ईडन। इसके बाद मेवाड़ यानी कि उदयपुर रियासत, उदयपुर में उस समय जो शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह जी। और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। आगे अगर बात करें कोटा रियासत, तो कोटा में भी शासक था उस समय आपका राम सिंह सेकंड, कोटा में भी राम सिंह जी थे, और कोटा में था आपका पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। बात करें अगर जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर में उस समय शासक हुआ करते थे महाराजा तख्त सिंह जी, महाराजा तख्त सिंह जी, और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन। आगे चर्चा करें तो आपकी जो भरतपुर जाट रियासत थी, इस भरतपुर में जो शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह जी द्वितीय, और यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मोरिसन। आगे बात करें तो सिरोही रियासत, और सिरोही में उस समय शासक थे शिव सिंह जी, और यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था जेडी हॉल, जेडी हॉल। इसके अलावा और भी कई रियासतें जैसे कि धौलपुर रियासत है, धौलपुर रियासत में जो शासक थे वो थे भगवंत सिंह जी, और जो पॉलिटिकल एजेंट वहां पर जो पूरा कमान संभाल रहा था अंग्रेजों की तरफ से उसका नाम था निल्सन। क्या नाम था उसका? निल्सन। वैसे अगर आकर बात करें प्रतापगढ़ की, सॉरी बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में जो शासक थे उनका नाम तो था लक्ष्मण सिंह जी, और वहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था मेजर राके। ठीक है, लेकिन इनमें से पूछ लेता है वो जब प्रश्न अपने बनता है तो जयपुर में ईडन था, मेवाड़ में शावर्स था, कोटा में बर्टन था, जोधपुर में मैकमोसन था, भरतपुर में मोरिसन था, और सिरोही में जेडी हॉल था। यहां से भी कई बार अपने प्रश्न सीधे के सीधे आ जाते हैं। अब ये जितने भी शासक हैं इनमें से किसी भी शासक ने इन क्रांतिकारियों का साथ इस क्रांति में नहीं दिया, उल्टा किसका साथ दिया? साथ दिया इन पॉलिटिकल एजेंटों का, अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ये राजा जनता का साथ दे देते, क्रांतिकारियों का साथ दे देते, तो अंग्रेजों को हाथ में चप्पलें लेके भागनी पड़ती, मेरा वादा है आपसे। लेकिन नहीं दिया। कुछ इनकी रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन है, मैंने आपको बताया कि साहब 1818 में 1817 18 इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो संधियां की थी इन रियासतों ने, इन राजाओं ने, उन संधियों में ये राजस्थान के राजपूत इतने बंध गए थे कि एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों की गुलामी करने लगे थे। तो ये हमने पृष्ठभूमि देखी कि उस समय क्या पृष्ठभूमि थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कौन राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था, कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन सी रियासत में कौन शासक था, कौन पॉलिटिकल एजेंट था, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब अपन देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं, और महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की अलग अलग सैनिक छावनियों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उन क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख घटनाओं में हम देखेंगे साहब, वो है आपके नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह। और ये नसीराबाद का विद्रोह आप सभी को पता है, यह विद्रोह हुआ था सर 28 मई 1857 को। और आपको यह भी पता है कि राजस्थान में
क्रांति की शुरुआत इसी सैनिक छावनी से हुई थी। क्रांति की शुरुआत इसी सैनिक छावनी से हुई थी। मामला क्या था भाई, यहां जो कारण था, यहां पर जो विद्रोह का कारण था वो कारण था सैनिकों में अविश्वास की भावना। अविश्वास ये यहां पर मुख्य कारण के रूप में निकलकर अपने सामने आता है। मसला क्या था, समझने का प्रयास करना। ये आपका अजमेर है और आपको पता है कि 1818 में एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था दौलत राव सिंधिया। इन दौलत राव सिंधिया को पराजित करके ये अजमेर अंग्रेजों ने छीन लिया था। और जब दौलत राव सिंधिया जो मराठा सेनापति था, इस दौलत राव सिंधिया से अजमेर छीनने के बाद अजमेर किसके कंट्रोल में था? अजमेर अंग्रेजों के कंट्रोल में था। और राजस्थान में अंग्रेजों की गतिविधियों का सबसे बड़ा कोई केंद्र था तो वो था अजमेर। और अजमेर में आप सभी को पता है एक जगह तो है आपकी मैगजीन का किला, जहां पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था। मैगजीन जो शब्द है, मैगजीन का मतलब ही वही है शस्त्रागार, ठीक है। तो यहां अजमेर में एक जगह तो है आपकी साहब, वो है मैगजीन दुर्ग, जहां पर अंग्रेजों का पूरा खजाना छुपा हुआ था। पूरे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद सारा का सारा कहां पर था? वो था आपके मैगजीन दुर्ग में। और इसी अजमेर में एक स्थान पड़ता है आपका, वो है नसीराबाद सैनिक छावनी। वो कौन सा है? नसीराबाद सैनिक छावनी। तो ये आपके यहां पर अपन देख लेते हैं, ये है आपकी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी। अब समझना आप क्या मामला था पूरा, कैसे अविश्वास उत्पन्न हुआ। इस मैगजीन दुर्ग की रक्षा करने के लिए यहां पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी, वो सैनिक टुकड़ी थी आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सेना। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रक्षा कर रही थी आपके मैगजीन दुर्ग की। इसके अलावा नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी, इस नसीराबाद छावनी में यहां पर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स, ठीक है साथियों। तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स, ये दो सैनिक टुकड़ियां तो थी आपके नसीराबाद छावनी में तैनात, और मैगजीन दुर्ग के अंदर थी आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब जैसे ही मेरठ में क्रांति हुई और मंगल पांडे वाली घटना पूरे भारत में आग की तरह जब फैली, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक है ना, ये भी सारे बंगाल से आए हैं, और बंगाल में ही मंगल पांडे वाला मामला हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर जो बंगाली सैनिक है, इनके मन में भी विद्रोह की भावना हो। और अगर इन्होंने विद्रोह कर दिया और मैगजीन दुर्ग पर अगर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों के पास भागने के अलावा कोई उपचार नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले एक काम करो, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां से हटाओ, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां से हटाओ, और यहां से हटाकर इसका ट्रांसफर कर दो कहां पर? नसीराबाद में। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां से हटा दिया गया, और मैगजीन दुर्ग की रक्षा के लिए दो नई मेर बटालियन, जो मेरवाड़ा बटालियन मैंने बताई थी, वो मेर बटालियन शिफ्ट कर दी गई मैगजीन दुर्ग में, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? नसीराबाद छावनी में। अब नसीराबाद छावनी में 3 टुकड़ियां हो गई। पहले से तो 2 मौजूद थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बंगाल बॉम्बे लांसर्स, और तीसरी नेटिव इन्फेंट्री कौन सी है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसलिए इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के दिमाग में यह था कि इतने सालों से तुम्हारे लिए सैनिक कार्यवाहियां कर रहे हैं, बंगाल छोड़कर अपने बीवी बच्चे परिवार सबको छोड़कर तन मन धन से तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, उसके बावजूद तुम्हें इतना सा विश्वास नहीं है कि तुमने हमें यहां से हटाकर यहां लगा दिया। जब तुम्हें विश्वास है ही नहीं, तो अब हम भी वैसा ही करेंगे जैसा तुम हमारे बारे में सोचते हो। इसलिए यहां पर इस नसीराबाद के अंदर विद्रोह की शुरुआत
किसके द्वारा की गई? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ साथ आपके फिर बाकी जो सैनिक टुकड़ियां थी, जैसे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, ये टुकड़ियां भी यहां पर आकर इसमें मिल जाती है। बाकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर जब विद्रोहियों ने विद्रोह किया तो कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे गए, जैसे कैप्टन न्यूबेरी, मेजर स्पॉटिसवुड, मेजर स्पॉटिसवुड, लेफ्टिनेंट लॉक, मेजर हार्डी, ये यहां पर मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे। इनमें से कैप्टन न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड, इन दोनों की तो यहां पर मृत्यु हो गई, इन दोनों की यहां पर हत्या कर दी गई। कैप्टन न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड को कंप्लीट मामला खत्म कर दिया विद्रोहियों ने, क्योंकि अविश्वास की भावना थी। कैप्टन न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड इस नसीराबाद छावनी के अंदर तैनात अंग्रेज अधिकारी थे, जो दोनों मारे गए। इसके अलावा इनके हाथ पैर तोड़ के पटक दिए लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी के, ये दोनों जो है वो घायल हो गए। अब आपके किसी भी किताब में कुछ ही लिखा हुआ हो कि भाई साहब यहां पर ये मारे गए, ये घायल हो गए, इतना ईमानदारी की बात है, ये सरकारी दस्तावेज है कि इन 4 लोगों के अलावा वहां पर 2 तो मर गए और 2 घायल है, वहां पर रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर। तो नसीराबाद जो विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को हुआ। नसीराबाद की छावनी अजमेर में है। उस समय राजस्थान की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली छावनी थी। क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई और शुरू होने का कारण था सैनिकों में अविश्वास। और मैंने सारा बताया आपको कि साहब मैगजीन दुर्ग, जहां पर अंग्रेजों का पूरा शस्त्रागार था, वो मैगजीन दुर्ग की रखवाली 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कर रही थी। लेकिन जैसे ही बंगाल के अंदर विद्रोह की बात हुई, मंगल पांडे वाली घटना हुई, मेरठ छावनी वाली घटना हुई, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया। इसलिए सबसे पहले यहां पर लट बजाने का काम किया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले भी शामिल हो गए और यहां पर अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू किया। कैप्टन न्यूबेरी मारा गया, स्पॉटिसवुड मारा गया और ये 2 दोस्त लेफ्टिनेंट लॉक और मेजर हार्डी, ये दोनों यहां पर घायल हो गए। इसके बाद यहां विद्रोह करने के बाद ये सिपाही जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जाते हैं ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मेरठ में क्रांति हुई 10 मई 1857 को, जब मेरठ में क्रांति हुई तो मेरठ के पास में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो दिल्ली था। इसलिए मेरठ वाले यहां से 10 मई को क्रांति करते हैं मेरठ में, और मेरठ वाले जो सैनिक है वो अगले दिन यानी कि 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली। 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में जाकर पूरे दिल्ली को लूटते हैं, सरकारी खजाने को लूटते हैं, हथियारों को लूटते हैं, सरकारी ऑफिस, दफ्तर, डाकघर जितने भी थे सबको लूट लिया। और वहां पर जाकर जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इस बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का इस क्रांति का नेता चुन लेते हैं। तो मेरठ वाले तो दिल्ली जाते हुए अच्छे लग भी रहे थे, क्योंकि एक दिन की दूरी थी, पास में सबसे बड़ा केंद्र यही था और दिल्ली को लूटना इनकी मजबूरी था, क्योंकि इनके पास इतने हथियार नहीं थे, हथियार भी लूटने थे, खजाना भी लूटना था। लेकिन राजस्थान वाले दिल्ली क्यों गए इसका मुझे आज दिन तक पता नहीं चला। ये राजस्थान वाले अगर दिल्ली जाने की बजाय ये नसीराबाद वाले नसीराबाद से सीधे अगर मैगजीन दुर्ग चले जाते और मैगजीन दुर्ग को लूट लेते तो शायद आगे इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि 1857 क्रांति में ये हुआ, ये असफल हो गई, ये ऐसा कुछ भी नहीं। ये सफल होती, डंके की चोट पर सफल होती, क्योंकि अंग्रेजों की आत्मा मैगजीन दुर्ग में बसती थी। मैगजीन दुर्ग को अगर ये क्रांतिकारी लूट लेते तो अंग्रेजों के पास कुछ भी नहीं बचता। पूरे के पूरे हथियार यही थे, पूरा खजाना यही था मैगजीन दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो असफलता का एक कारण यह भी था कि कोई स्पष्ट रणनीति हमारे पास नहीं थी, जैसा मेरठ वालों ने किया उनके देखे देख हमने किया। नसीराबाद वालों से जब पूछा कि भाई अब क्या करना है, कि अब कुछ नहीं करना, दिल्ली चलोगे, दिल्ली क्यों जा रहे हो, कि मेरठ वाले गए थे तो हम भी दिल्ली जाएंगे, जबकि इन दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैगजीन दुर्ग को अगर यहां पर लूट लेते तो शायद इनका काम बन सकता था। ठीक है साथियों, तो ये आपके नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ उसकी जानकारी हमने ली है। इसके बाद 18 जून
1857 यानी कि अगले महीने में ये पूरे सैनिक जाकर पहुंच जाते हैं आपके दिल्ली में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 18 जून 1857 को ये लोग कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए साहब दिल्ली में। नसीराबाद के बाद अगली सैनिक छावनी जिसके बारे में हम चर्चा करनी है वो है आपके नसीराबाद विद्रोह के बाद में हम देखते हैं नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह, यह विद्रोह हुआ साहब 3 जून को, 3 जून 1857। उस समय यहां 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इस छावनी का जो सुप्रिटेंडेंट था, छावनी सुप्रिटेंडेंट का नाम तो था कैप्टन लॉयड। क्या नाम था? कैप्टन लॉयड। यह तो छावनी का सुप्रिटेंडेंट था, मुख्य अधिकारी था। जब कैप्टन लॉयड के पास यह बात आई कि नसीराबाद में भी विद्रोह हो चुका है, मंगल पांडे वाली घटना, मेरठ वाली घटना तो पहले ही जानकारी मिल चुकी थी इनको, लेकिन जब पास में नसीराबाद में राजस्थान के अंदर ही क्रांति हो गई और क्रांतिकारी अंग्रेजों को मार के यहां से निकल लिए, तो कैप्टन लॉयड को लगा कि जितने भी सैनिक अपने नीमच छावनी के अंदर हैं, इन सैनिक छावनी के इस छावनी के सैनिकों को बुलाया जाए और उनसे एक बार बातचीत की जाए, इनसे अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई जाए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। लॉयड ने अपने एक अंग्रेज अधिकारी को बुलाया जिसका नाम था कर्नल एबोट, और एबोट से कहा कि हे एबोट, सभी सैनिकों को पुलिस लाइन ग्राउंड में बुलाओ, परेड ग्राउंड में बुलाओ और वहां पर हिंदुओं के हाथ में गंगा जल दे दो और मुसलमान सैनिकों के हाथ में कुरान दे दो और उनसे यह शपथ दिलाओ कि अगर किसी प्रकार का विद्रोह होता है या विद्रोही सैनिक नीमच की ओर आते हैं तो तुम अंग्रेजों का साथ दोगे, विद्रोहियों का साथ नहीं दोगे। तुम्हें कसम है गंगा जल की, तुम्हें कसम है कुरान पाक की कि तुम अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखोगे। इतने में जब एबोट के द्वारा इस शपथ का प्रोग्राम रखवाया गया, शपथ दिलवाई गई, तब एक सैनिक खड़ा होता है जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि ना 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 ना, अपन कोई शपथ वपथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे शपथ? तो एबोट ने पूछा कि शपथ क्यों नहीं लोगे? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या तुम अपने उन सभी वादों पर खरे उतरे हो क्या, जो वादे आपने हमसे किए हैं? अब यहां पर आप एक चीज देखो कि ये मोहम्मद अली बेग जो था, ये मोहम्मद अली बेग कहां का सिपाही था? ये अवध का सिपाही था। ये अवध का सिपाही था। और आपको पता होगा कि इस 1857 की क्रांति से पहले जब लॉर्ड डलहौजी अपनी व्यक्तिगत नीति, अपनी हड़प नीति के तहत अवध का विलय करता है, तो अवध पर आरोप लगाया जाता है कुप्रशासन का। और अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि कुप्रशासन के आधार पर हम अवध का विलय नहीं करेंगे, कुप्रशासन के आधार पर हम अवध का विलय नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत एक भी वादा नहीं माना, एक भी बात पूरी नहीं की, अपनी जुबान पर नहीं रहा और अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया। और कुप्रशासन के आधार पर भारत की पहली रियासत थी अवध, जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कर लिया गया था। और ये मोहम्मद अली बेग भी अवध का था। तो इसके मन में एक ठेस थी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज किसी बात पे अपनी जुबान पे रहते ही नहीं है, इसलिए मोहम्मद अली बेग ने याद दिलाया वो दिन कि याद कर वो दिन जिस दिन आउटरम रिपोर्ट के आधार पर तुमने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर किया था। हम रो रहे थे, जनता रो रही थी, बेगम हजरत महल रो रही थी। मैं इस किसी प्रकार की शपथ पर विश्वास नहीं करता। अगर विद्रोह होगा तो सबसे पहले विद्रोह मैं करूंगा और सबसे पहले लठ भी तेरे मारूंगा, ये भी देख ले। तो मोहम्मद अली बेग के साथ में यहां एक दोस्त और जुड़ गया इनका, उसका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह। तो नीमच छावनी के अंदर जिन्होंने नेतृत्व किया उनमें से एक का नाम तो था सर मोहम्मद अली बेग और दूसरा जो सैनिक था उसका नाम था हीरा सिंह। इन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया और यहां पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। और जब विद्रोह का बिगुल बजा तो यहां पर खूब मारकाट हुई और यहां से जान बचाकर कुछ लोग निकल गए चित्तौड़ के डूंगला गांव में। चित्तौड़ के डूंगला गांव में। अब हम पढ़ेंगे
डूंगला गांव की घटना। तो ये डूंगला गांव पड़ता है आपका चित्तौड़ में, इस बात का याद रहे। यहां पर जिसके घर पे जाके ये लोग रुके, देखो नीमच में विद्रोह हुआ, नीमच के जो सैनिक थे वो भी कहां जाएंगे, दिल्ली की ओर, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ था। नसीराबाद वाले कहां गए, नसीराबाद वाले कहां गए, तो नसीराबाद वाले भी कहना साहब दिल्ली गए। मेरठ वाले कहां गए थे, तो मेरठ वाले तो दिल्ली गए थे, नसीराबाद वाले दिल्ली गए थे, नीमच वालों ने भी कहा कि दिल्ली चलो साहब, दिल्ली चलो। अब विद्रोह करने के बाद यहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी जान बचाने के लिए चित्तौड़ के डूंगला गांव में जाकर शरण लेते हैं। और वहां पर एक किसान था, उस किसान का नाम था रुग्गाराम। इस रुग्गाराम किसान के घर पर जाकर ये लोग शरण लेते हैं। बाद में पता चलता है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जैसा मैंने आपको बताया था, उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर हेनरी शावर्स। हेनरी शावर्स जो है वो बाद में मेवाड़ से कुछ सेना लेता है, इसके अलावा कोटा की सेना बुलाता है, इसके अलावा बूंदी की सेना बुलाता है, और कोटा, बूंदी और मेवाड़ के सैनिकों के साथ में मिलकर एक सैनिक कार्रवाई करता है और डूंगला गांव से 39 अंग्रेज अधिकारियों को निकालता है और सीधा डूंगला गांव से निकाल कर ले आता है आपके मेवाड़ के जग मंदिर महलों में, मेवाड़ के जग मंदिर महलों में, मेवाड़ के जग मंदिर महल में। और यहां पर मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय, उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। और ये महाराणा स्वरूप सिंह जो है वो इन अंग्रेजों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है साहब। तो नीमच का जो विद्रोह था, नीमच की जो क्रांति थी, उसी क्रांति से संबंधित घटनाएं आपकी कौन सी, डूंगला गांव की घटना। और शपथ दिलाने का काम किसने किया था, मेजर एबोट ने। और शपथ नहीं ली थी किसने, मोहम्मद अली बेग ने। और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली बेग कहां का रहने वाला था, अवध का रहने वाला था। शपथ क्यों नहीं ली, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1856 में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया था, जबकि आउटरम रिपोर्ट के अंदर क्या था कि अवध में किसी प्रकार का कुप्रशासन नहीं है, अवध में बिल्कुल सब कुछ सही लेवल पर चल रहा है प्रशासन। आउटरम रिपोर्ट की बात नहीं मानी और लॉर्ड डलहौजी ने बंदूक के दम पर अवध का विलय यहां पर कर लिया था। और चूंकि मोहम्मद अली बेग अवध का रहने वाला था, इसलिए मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों से सवाल किया कि क्या तुम अपने उन वादों पर खरे उतरे, अगर तुम खरे उतरे होते तो आज हम भी तुम्हारे साथ के साथ रहते, तुम जैसी शपथ दिलाते वैसी शपथ हम लेते, लेकिन जब तुमने वादा नहीं किया पूरा तो हम भी कोई वादा तुमसे नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली बेग ने अपने दोस्त हीरा सिंह को लिया साथ में और यहां पर विद्रोह हुआ, और यहां पर विद्रोह करके ये लोग चले गए आपके दिल्ली की ओर। और जो अंग्रेज अधिकारी यहां से जान बचाकर निकले वो सीधे चले गए नीमच से निकलकर डूंगला। डूंगला गांव पड़ता है चित्तौड़ में। एक किसान रुग्गाराम थे, उनके घर पर जाके पहुंचे। कैप्टन शावर्स जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने मेवाड़, कोटा और बूंदी की सेना के साथ में मिलकर इनको यहां से निकलवाया, उदयपुर पहुंचाया, और उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह जी के यहां पर इनको शरण प्राप्त होती है। तो यह था आपका नीमच विद्रोह। आगे हम बात करें नंबर 3 पर, अगर हम बात करें तो वो है आपके देवली छावनी में विद्रोह। देवली विद्रोह, और ये देवली विद्रोह हुआ अपना साथियों 5 जून 1857 को। यहां पर भी क्या विद्रोह हुआ, यहां पर जो आपके नीमच के विद्रोही थे, नीमच के विद्रोही, इन नीमच के विद्रोहियों ने ही यहां पर युद्ध किया था। जब नीमच के विद्रोही नीमच से निकले, समझना यहां पर, जब यहां से ये नीमच से निकले तो नीमच से निकलकर ये आते हैं सबसे पहले चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में। निम्बाहेड़ा से ये लोग आते हैं सीधा शाहपुरा। शाहपुरा में इनका स्वागत किया जाता है। शाहपुरा से ये सीधा आ जाते हैं आपके देवली, और देवली में आकर ये लोग विद्रोह कर देते हैं। देवली से सैनिक छावनी में इन विद्रोहियों को साथ लेते हैं, और नीमच वाले जो विद्रोही थे उन्होंने देवली में विद्रोह किया, और देवली के सैनिक भी इन नीमच वालों के साथ मिले और ये निकल गए दिल्ली के रास्ते पर। देवली से ये लोग आते हैं टोंक। अब टोंक की परिस्थितियां ये है कि उस समय टोंक का जो नवाब है, उस नवाब का नाम है साहब वजीरुद्दौला। टोंक का जो नवाब है, उस नवाब का नाम है वजीरुद्दौला। ये वजीरुद्दौला जो है ये अंग्रेजों का समर्थक है,
और जनता का शोषण कर रहा है। जबकि इस नवाब का जो मामा था, मामा का नाम है मीर आलम, ये क्रांतिकारियों का सहयोगी था, जनता का सहयोगी था। तो वजीरुद्दौला जो अंग्रेजों का समर्थक है, इसको नजरबंद कर दिया गया, और मीर आलम नवाब का जो मामा है, ये क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का सहयोगी है। टोंक में जनता ने इन क्रांतिकारियों का नवाब की आदेश का उल्लंघन करते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और नवाब से ऐसी कई मांगे जो जनता की थी, जायज मांगे, यहां पर जबरदस्ती इनसे मनवाई गई। टोंक से निकलकर ये लोग आगरा होते हुए पहुंच गए दिल्ली। आगरा, और आगरा होते हुए पहुंच गए कहां पर? दिल्ली। टोंक इस 1857 की क्रांति का राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थल था। यह टोंक 1857 की क्रांति में राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया। तो यहां पर राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर क्रांति में महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो वो स्थान कौन सा है? आपका टोंक। दूसरा, इस क्रांति में टोंक एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने मुगल बादशाह बहादुर शाह को सैनिक सहायता देने के लिए अपने लगभग 1500 सैनिक दिल्ली भेजे थे। लगभग 1500 सैनिक दिल्ली भेजे थे, और कहीं से नहीं गए। महिलाओं ने कहीं हिस्सा नहीं लिया, केवल टोंक में लिया। सैनिकों को दिल्ली नहीं भेजा बहादुर शाह की सेना के लिए, केवल और केवल टोंक ने भेजा। और टोंक का एक और आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक नाटक है, मोहम्मद मुजीब उसके राइटर हैं, मोहम्मद मुजीब मोहम्मद के द्वारा एक नाटक लिखा गया, और वो नाटक था आजमाइश। आज वर्तमान में इस नाटक की कोई मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। आजमाइश, इस आजमाइश नाटक में पता चलता है कि साहब टोंक में जो विद्रोह हुआ, इस टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सेदारी ली थी। टोंक में महिलाओं का इस क्रांति में क्या योगदान रहा, इसकी जानकारी किस साहित्य में मिलती है? तो वो है नाटक आपका आजमाइश। और आजमाइश नाटक लिखने वाले कौन थे? आपके मोहम्मद मुजीब। एक और बात मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जब नीमच के विद्रोही देवली आने के लिए या टोंक आने के लिए निम्बाहेड़ा में पहुंचे थे, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मेजर जैक्सन। मेजर जैक्सन, ये मेजर जैक्सन जो है वो इन विद्रोहियों का पीछा करते हुए निम्बाहेड़ा में अपनी सेना लेकर आता है। और चूंकि उस समय ये निम्बाहेड़ा जो है वो टोंक रियासत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है, चित्तौड़ जिले में है, मेवाड़ रियासत में आता था। लेकिन निम्बाहेड़ा जो है वो किसके अधिकार में था उस समय? वो टोंक के अधिकार में था, टोंक के नवाब के अधिकार में था। तो मेजर जैक्सन की सेना जब निम्बाहेड़ा पहुंचती है इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए, उस समय इस मेजर जैक्सन की सेना का विरोध करता है टोंक का एक युवा व्यक्ति जिसका नाम है ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल। तो निम्बाहेड़ा में विद्रोहियों का साथ देने वाला व्यक्ति आपके टोंक का ताराचंद पटेल था, जिसने मेजर जैक्सन की सेना का सामना किया था इस निम्बाहेड़ा के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये हमने नसीराबाद विद्रोह देखा। नसीराबाद विद्रोह के बाद हमने नीमच विद्रोह देखा। नीमच विद्रोह के बाद में हमने देखा कि नीमच के क्रांतिकारी जब दिल्ली जा रहे थे तो इन्होंने देवली में विद्रोह किया, टोंक में विद्रोह किया, नसीराबाद में, निम्बाहेड़ा में क्या घटनाएं हुई, ये सारी चीजें हमने देखी। नीमच सैनिक छावनी से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजस्थान की एक महत्वपूर्ण घटना, डूंगला गांव की घटना, उसके बारे में भी हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं, आगे अपन देखेंगे चौथे नंबर पे जो बड़ा विद्रोह हमारे सामने आएगा वो है आपका एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। और एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ साथियों, आप सभी को पता है, ये हुआ आपका 21 अगस्त 1857 को। ठीक है साथियों, अब एरिनपुरा का जो विद्रोह है, ये विद्रोह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। 1857 क्रांति का जो अगला भाग
आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें ये एरनपुरा के विद्रोह, कोटा का विद्रोह, धौलपुर का, भरतपुर का, आगे वाले टॉपिक कि राजाओं की क्या भूमिका रही, तात्या टोपे की क्या भूमिका रही, डूंगजी जवाहर जी की क्या घटना रही, इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।